and थोड़ा बहुत definitions of stroke. Okay, so we'll first start with the subjects of final year. So what I'll tell you everything that you need to know, that is you must know about the subjects are. So first of all, you have surgery. Now surgery and medicine, these are the giant subjects. Each will carry 300 marks. Now how are they split? So see, ये जो 300 marks है ना, इसमें से 120 theory, 120 practical and 60 internals. 60 internals में 30 prelims, 30 6th term plus 8th term. Again 30 prelims will be divided into 15 practical, 15 theory, okay? And again this total 30 will be again divided into 15 for 6th term, 15 for 8th term, 7.5 theory, 7.5 practical, 7.5 theory, 7.5 practical. Now this is important. First, you should know the distribution of the marks A, and B. More important is कि आपको पता है कि 6th term आपका जा चुका है और 8th term में भी इतना important नहीं है अगर हम देखें पूरे टोटल को तो. That is why in final year it is more important to cover the syllabus than to run for internals. Yeah. So what I was saying कि surgery और medicine 300 marks each. इसमें ये जो आपका split है, that is again paper 1 and paper 2 will each contain 60 marks each. Will each contain 60 marks each. So now what happens? The overall weightage for each 6 term and internal assessment is only 15 marks. और उसमें भी there will be a split. So if the college gives a maximum of, like our college gives a maximum of 4.5, so the least will be 3.5. So somewhere here you're playing. So don't run after internals. No, I agree that internals are very important. और हमारे कॉलेज में स्पेशली क्योंकि वो मार्क्स नहीं देते इतने ज्यादा. लेकिन still, instead of running for internals, it is better to cover syllabus. तो अगर एक रात पहले पढ़ना है और एग्जाम के लिए पढ़ने से बेटर है कि आप 3 अच्छे टॉपिक्स कंप्लीट कर लो. That should be your focus. So first things first, कि आपको इनका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन बताना चाहिए सर्जरी मेडिसिन का. सेकेंड, डोंट रन फॉर इंटरनल्स बट ट्राई टू कवर सिलेबस. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि फाइनल ईयर में बहुत बड़ा सिलेबस है. दीज आर स्पेशलिटीज यार. आप एक साल में कैसे सीख सकते हो जो चीजें लोग 10 साल सीखते हैं, वो एक चीज एक साल में तो आप कंप्लीटली नहीं सीख सकते ना. तो दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग, दैट यू शुड नो बेसिक्स ऑफ एवरीथिंग. दैट इज वाई द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैट्स हैज कम. सो व्हाट हैपेंस, स्टैट्स में जो भी है दैट इज मस्ट नो. So try to cover stats for each topic first. At the end of a subject, when you've covered all these stats topics, उसके बाद you can laterally read, because lateral reading करनी पड़ेगी क्योंकि आपको पता है फाइनल के सब्जेक्ट में कुछ भी आता है. एग्जाम्स में कुछ भी LAQ आ सकते हैं. Like for our paper, talking about medicine, we had systemic sclerosis. Now it is मतलब ये इकलौता ऐसा LAQ है जिसका किसी को आइडिया नहीं है कि कौन से सिस्टम से आया हुआ है ये. तो इतना टर्म टॉयल था उसमें कि सब सोच रहे हैं कि क्या ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस का कोई भाई बहन है और ऐसा लिख रहे हैं कुछ लोग. तो इट वाज वेरी गिमिकी. तो मैं ये बोलूंगा कि अगेन फर्स्ट फोकस ऑन द स्टैट्स. एक बार आप स्टैट्स कवर कर लेते हैं उसके बाद आपको रुकना नहीं है क्योंकि आपको लैटरल रीड करना पड़ेगा. बहुत सारी चीजें स्टैट्स में है लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा लैटरल रीड करना पड़ेगा क्योंकि एट द एंड ऑफ इट वो यही चाहते हैं कि आपको हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट when it comes to theory exams, क्योंकि एग्जाम्स में वो कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल अभी जो सर्जरी का पैटर्न है, तो दे नॉट आस्किंग अ डायरेक्ट क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल हमारे में एक एसएक्यूज है, तो दे आस्क्ड कि एसएक्यू में उन्होंने ऐसा नहीं पूछा कि बता दो व्हाट इज दिस डिसीज. देयर वाज अ डिसीज कॉल्ड DDH. they haven't asked कि what is this disease. they have asked a specific test in that disease. तो ऑब्वियसली अगर 3 मार्क्स का है तो आपको पूरी डिसीज लिखनी पड़ेगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो टेस्ट इस डिसीज के लिए करते हैं. So that is how they are testing कि बच्चे को कितनी नॉलेज है.
तो इस टाइम पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू रीड लैटरली एज वेल. फाइनल ईयर में इट इज नॉट जस्ट इम्पोर्टेंट कि आप कितनी बार सिलेबस को कवर करते हैं, बट इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आप कितना वास्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं. आई रिपीट, कोशिश करते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 चीजें पढ़ रहे हैं, 10 किताब से पढ़ रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं. नहीं, स्टिक टू वन बुक, जो भी आपको ठीक लगती है, जो आपके लिए बेस्ट काम कर रही है, एंड जस्ट कंटिन्यू विद दैट बुक. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. पहले समझिए को फाइनल ईयर को कैसे पढ़ना है, उसके बाद है कि हाँ क्या क्या चीजें पढ़नी है. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. ओके, टॉकिंग अबाउट ऑप्शन गाइनी एंड पीडियाट्रिक्स. Again, pediatrics is just like FMT in terms of marks. So it has got only 100 marks. But again, this syllabus is very vast. Pediatrics, you have 100 marks, out of which 40 will be theory, 40 will be university practical, 20 will go for internal assessment. And out of this 20, again, they'll have their 6th term, 8th term, their IMNCI, that is, suppose 6th term only. So this is all how they'll cover it. तो अभी पीड्स में प्रॉब्लम क्या है कि आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है. अगेन, बहुत बड़ी स्पेशलिटी है, बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी है, और आपको वेटेज सिर्फ 40 थ्योरी और 40 प्रैक्टिकल, और 40 प्रैक्टिकल 40 थ्योरी बहुत ही अनरिलेटेड से भी है मोस्टली. तो द इनपुट दैट यू हैव टू पुट इज मोर, द आउटपुट इज लेस. इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि पीडियाट्रिक्स should not be the subject to start with final year. If you want to start reading final year, do not start with pediatrics. See, I'll tell you very important. Two things are very important. First, कि फाइनल ईयर में मार्क्स सबको चाहिए होते हैं. किसी भी ईयर में चाहिए होते हैं, पर फाइनल ईयर में मार्क्स सबको चाहिए होते हैं. ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी, जो पे आउट कर रहे हैं उनको भी. पे आउट टू शो गुड ऑन देयर कार्ड्स, एंड ज्वाइन क्योंकि दे वांट टू गेट अ बेटर रैंक. तो पीडियाट्रिक्स इज इंपॉर्टेंट टू स्कोर ऑब्वियसली, बट पहले आप उन चीजों पर फोकस करें जहां ज्यादा मार्क्स हैं. तो अगर आप कह रहे हैं कि फाइनल ईयर इज अ मार्क्स ओरिएंटेड पढ़ाई, तो आप मान सकते हैं बिल्कुल कि फाइनल ईयर इज अ मार्क्स ओरिएंटेड पढ़ाई. क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप मेडिसिन पढ़ लें या आप सर्जरी पढ़ लें पूरे साल, तो एट द एंड ऑफ इट आपको इतनी सर्जरी इतनी मेडिसिन आ जाए कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. नहीं, ऐसा नहीं. दिस फाइनल ईयर इज जस्ट कि आप अपने पास थ्योरेटिकल नॉलेज एक्यूमुलेट कर सकें हर एक स्पेशलिटी की, और उससे आप जाके इंटर्नशिप में सीखेंगे चीजों को. तो एक्चुअली में इट इज मोर ऑफ हाउ टू क्वालिफाई, हाउ टू पास दिस एग्जामिनेशन. ओके, तो और बात करेंगे हम ऑप्शन गाइनी की. तो ऑप्शन गाइनी में अगेन यू हैव 200 मार्क्स, जिसमें 80 मार्क्स का थ्योरी है, 80 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, और आपका 40 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट. अगेन 20 थ्योरी 20 प्रैक्टिकल. नाउ व्हाट हैपेंस, इसमें आपका जो 80 थ्योरी 80 प्रैक्टिकल है, इसमें 80 थ्योरी में 40 थ्योरी है एंड 40 प्रैक्टिकल है. सॉरी, 40 पेपर 1 that is OBS and 40 paper 2 that is gynae. अगेन इजी. अभी ये जो नेक्स्ट 80 है, इसका स्प्लिट देखना आप कैसे करते हैं. इसका स्प्लिट में यू हैव 40 मार्क्स लॉन्ग केस. सब प्लीज लिख लेना, या फिर एटलीस्ट जो भी आपके पास सिलेबस है उसमें देख लेना. 40 मार्क्स का लॉन्ग केस, 10 मार्क्स का गाइनी कार्ड होता है. देन यू हैव टेबल्स. अभी टेबल्स में यूल हैव ड्रग्स, इंस्ट्रूमेंट्स, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, स्पेसिमेंस. एक चीज और होगी, तो ये पूरा होगा आपके पास में 30 मार्क्स. ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जो जितने भी टेबल वाइवा होते हैं, जिस भी स्पेशलिटी में होते हैं टेबल वाइवास, दे आर नॉट काउंटेड इन प्रैक्टिकल, दे काउंटेड इन थ्योरी. जब आपको थ्योरी में पास होना होता है, तो अगर आपको पेपर खराब भी जाता है, तो आपको पता होता है कि हाँ मुझे टेबल्स को कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि टेबल में मुझे मार्क्स लाने हैं, क्योंकि टेबल के मार्क्स थ्योरी में जुड़ते हैं, और ओवरऑल पास होना होता है थ्योरी में. तो दैट इज वाई टेबल के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं थ्योरी में पास होने के लिए. और जहां तक बात रही प्रैक्टिकल्स की, तो जो भी केसेस होते हैं और कार्ड्स होते हैं, वो थ्योरी, वो आपके प्रैक्टिकल में काउंट होते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. So till now, whatever we have discussed. Okay. So till now, whatever we have discussed is कि marks distribution. अच्छा, एक चीज और रह गई मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में. We haven't talked about
कि जो मेडिसिन का स्प्लिट है और सर्जरी का स्प्लिट है, प्रैक्टिकल का वो कैसे, ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप उन पे फोकस करो, पर्टिकुलर उन चीजों पे फोकस करो। ओके, तो बात करते हैं मेडिसिन प्रैक्टिकल्स की 120 मार्क्स की। मेडिसिन प्रैक्स की हम बात कर रहे हैं, 120 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। इसके अंदर में आपके पास में जो स्प्लिट है वो है, फर्स्ट यू हैव 50 मार्क्स लॉन्ग केस। लॉन्ग केस, ओके, तो लॉन्ग केस की बात अगर हम करते हैं तो 90% ऑफ द बैच विल हैव अ न्यूरो लॉन्ग केस, few unlucky people will have a serious long case, and few very gifted people will have abdominal long case. Then you'll have two short cases. Two short cases. Now these short cases will include what? These will include serious, abdo, respi, dermat. Dermat say you'll get leprosy, psoriasis, and leprosy, psoriasis, and thyroid swelling. One long case, two short case, 25 marks each. That makes your 100 marks का practical. Tables होंगे आपके पास में, again tables में same, drugs, instruments, ECG. There'll be a table of ECG, there'll be a table of X-ray, there'll be a table of instruments plus drugs, and there'll be a table of cards. 5 marks each. That makes it 20. So this is the total division for practical medicine. तो अभी आपको सिस्टम तो सारे कवर करने ही है, लेकिन अगर आपको कोई चीज पढ़नी है, से फॉर एग्जांपल डरमैट में, तो थ्योरी पढ़नी है अगर इंपॉर्टेंट सबसे, तो लेप्रेसी की पढ़ो, सोरियासिस की पढ़ो, क्योंकि एक शॉर्ट केस मिलने के चांस बहुत ज्यादा है। फिर आपके पास में थायराइड है, तो पूरे एंडोक्राइन से अगर कोई चीज अच्छे से पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छे से पढ़नी है, तो थायराइड पढ़नी है। अगेन शॉर्ट केस आर वेरी वेरी स्कोरिंग एज कम्पेयर टू लॉन्ग केस, क्योंकि लॉन्ग केस में गिव यू लॉट ऑफ टाइम। सी, शॉर्ट केस में यू हैव टू स्टार्ट विद एग्जामिनेशन ओनली, देयर इज नो नीड टू टेक हिस्ट्री। So if you're taking a short case, you start with, my patient is conscious, cooperative, and obeying command, and examine in a well-lit room. यहाँ से आपको start करना है. You don't even have to know the name of the patient, the chief complaint of the patient. That is how specific it is. So you have to just read the examination, relevant investigation, and relevant management, ताकि आप अपना वाइवा लीड कर सकें. That's it. तो इन सब, फॉर एग्जाम्पल रेसिपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल स्किल्स, बस लेप्रेसी, सोरियासिस, अगेन छोटे छोटे टेस्ट है वो पता होने चाहिए, एंड थायराइड। तो दिस इज हाउ यू हैव टू बी फोकस्ड कि हाँ मैं क्या केस पढ़ रहा हूँ, मैं क्लिनिक्स में क्या केस पढ़ रहा हूँ। एंड रिमेंबर, क्लिनिक्स में आपको ये सब कुछ कवर करवाना है। जब भी आपका क्लिनिक्स होता है, आपको यही ध्यान रखना है कि हाँ मेरी यूनिट में न्यूरो का केस हो गया, मेरी यूनिट में सीवियस का केस हो गया, मेरी यूनिट में सीवियस में हमने लॉन्ग केस देखा है, शॉर्ट केस देखा है, एग्जामिनेशन डिस्कस हुआ है नहीं हुआ है। So you have to be very, very oriented and you have to lead. See, obviously they'll try to manage, लेकिन it goes haywire. At the end of it, it is you और जो यूनिट के 3-4 लोग हैं जो रोज आ रहे हैं, they will have to manage. इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पिछले कितने क्लिनिक्स आए हैं या नहीं आए, वो बस आपके लिए एड ऑन था। अगर आपने आए हैं तो अभी जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एवरीथिंग कर लो, ऐसा कुछ नहीं कि आप कुछ नया सीख सकते हैं। एट द एंड ऑफ आवर प्रीलिम्स इन February, Wilson sir, he has taken clinics for us, a batch of 10, and what he has taught us how to hold the hammer, the reflex hammer. तो हम इतने खराब हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने जल्दी स्टार्ट करते हैं, लेकिन हाँ 8th and 9th टर्म क्लिनिक्स प्लीज मत मिस करना। थ्योरी क्लासेस आई नो बोरिंग होती हैं, पर अटेंडेंस मेंटेन करना डिसेंट सी, और बाकी ठीक है, बाकी आप आराम से एंजॉय करें, लेकिन अभी के लिए बस फोकस रखें कि क्लिनिक्स मिस नहीं करने हैं और एक भी केसेस मिस नहीं करने हैं। और मेक श्योर कि एक केस एटलीस्ट यू हैव सीन बिफोर एग्जाम। लाइक ऑर्थो में यही हुआ कि ऑर्थो में पीपल टुक द, हमने पहली बार अपना केस एग्जाम में लिया सीधा। इससे पहले हमने पेशेंट पे कभी केस लिया नहीं था, हमें बस थ्योरी पढ़ा रहे थे कि हाँ मान लीजिए ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। फाइनली हमें एग्जाम डे में ही यूनिवर्सिटी में ही पेशेंट मिला है। तो दैट इज इवन पॉसिबल। तो जस्ट मेक श्योर कि आप उनको बोलो पेशेंट दिखाएं, पेशेंट दिखाएं और पेशेंट दिखाएं। ठीक है, we'll talk about surgery as well now, surgery practicals के लिए। Surgery practicals, I personally believe surgery practicals are more difficult than medicine,
क्योंकि आपको पता होता है मेडिसिन में ये 4-5 सिस्टम है जहां जा सकता है आपका वाइवा, लेकिन सर्जरी में आपको जो केस है वो कुछ भी मिल सकता है। तो इसीलिए अगेन सेम 50 मार्क्स, 1 लॉन्ग केस, 25 मार्क्स, 1 शॉर्ट केस सर्जरी, 25 मार्क्स, 1 ऑर्थो केस. Ortho is very important both for theory as well as practical. And then you have tables. Again tables में you have 5 marks table for ortho, जहाँ ortho के instruments और x-ray होंगे, instruments plus x-ray. Then you'll have 5 marks for surgery instruments, x-rays, surgery के और specimen, 5 marks each. So that makes it a total of 20. This is how your split is for 120 marks surgery practical. So you must know कि आपको क्या चीजें कवर करानी है क्या नहीं करानी है. मैं I'll forward the list for long cases in surgery, for short cases in surgery. See, एग्जाम में कुछ भी लॉन्ग केस और कुछ भी शॉर्ट केस आ सकता है. अनलेस एंटिल यू हैव नॉट गॉन टू द क्लिनिक्स आपको नहीं होगा. बहुत सारे लोगों को एग्जाम में कुछ भी शॉर्ट केस मिला. आई टेल यू हाउ बिजार थिंग्स कैन हैपन. मेरे दोस्त को मिला केस स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हेड, शॉर्ट केस, स्कैल्प स्क्वामस सेल कार्सिनोमा. नेवर इन योर लाइफ, we have not even heard of squamous cell carcinoma in the scalp. वो मिला. How did he approach it? Because he knew कि हाँ एक swelling का basic आप कैसे क्या investigation, क्या आप examination करते हो. How do you inspect for a swelling? How do you palpate for a swelling? That's it. Even their क्यों पता है ये bizarre case है, so they'll also expect कि हाँ तुम्हें simple चीजें आनी चाहिए. Same thing happened. एक को मिला sebaceous cyst of scrotum. Clueless, hydrocele, varicocele, hernia, आप सब कुछ पढ़ गए. आपको short case मिल रहा है sebaceous cyst of scrotum. Again, basic general approach. That's it. The surgery एक का बहुत अच्छा level है. They don't expect very much from you. If you're doing good, they'll obviously expect, but they don't expect very much from you. So you need to go to the clinics and learn basic. बहुत बार ऐसा होगा आपकी यूनिट में कोई ध्यान नहीं दे रहा, दूसरी यूनिट में जाओ. अगर आपकी यूनिट में नहीं पढ़ा रहे हैं किसी और यूनिट से कंबाइन करो. जो कमांड की स्पेशल यूनिट है, मैं पहले बता रहा हूँ, प्लीज 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 ध्यान रखना. कमांड की अगर आप यूनिट हैं, एफएमसी किसी भी यूनिट से जुड़ जाना, बोल देना हम नहीं आ रहे कमांड में, उनसे जाके बात कर लेना, एफएमसी में जुड़ जाना, क्योंकि दे डू नॉट टीच एग्जाम ओरिएंटेड. और इस टाइम पे आपको एग्जाम ओरिएंटेड चाहिए. आपको पता होना चाहिए आपको ये 5 चीजें देखनी होती हैं, वो ऐसे नहीं पढ़ाते. तो प्लीज 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 मेक श्योर कि आप एफएमसी यूनिट से जुड़ जाएं, जो भी यूनिट पढ़ाती हो. करंटली अनिकेत सर इज द बेस्ट फैकल्टी, द बेस्ट पर्सन आई नो, so he will teach you a lot. The next one is Naga sir is there, Harris sir is there. ये लोग पढ़ाते हैं. इनकी क्लिनिक्स में थोड़े लैब्स ज्यादा होते हैं, लेकिन अनिकेत सर इज द गाय. जब तक हैं पढ़ लो उनसे. He teaches very good and he teaches एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल, तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. तो अभी के लिए ये. उसके अलावा नीलांजन सर इज वेरी गुड इन क्लिनिक्स, यू कैन गो टू हिम. Venkat sir, he only requires attendance. If there's a good attendance, he'll teach very good. You can go to him. And Vipin sir is also very good. तो इन तीनों के पास आप जा सकते हैं क्लिनिक्स के लिए. और 3 फैकल्टीज 3 सीटीज. मेक श्योर यू यूज द बेस्ट ऑफ देम, क्योंकि सर्जरी में थिंग्स कैन गो रॉन्ग. तो क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि वो 4 हफ्ते कब वेस्ट हो गया वो पता ही नहीं चलेगा. तो प्लीज 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 I'll forward the list to every one of you. Whatever the long cases, whatever the short cases, but remember कुछ भी long case कुछ भी short case हो सकता है, वो depending upon availability of patient, but stick to it. अभी यहाँ तक में अगर कोई डाउट है सिलेबस के बारे में कुछ भी तो बताओ. जो मैंने बुक लिस्ट फॉरवर्ड की थी उसमें कोई डाउट है तो बताओ. कौन सी बुक लेनी है, कौन सी बुक स्टार्ट करनी है, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ. पीड्स एंड गाइनी डिपार्टमेंट महान है. they've done everything, they are super departments, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. उनका क्लिनिक्स इज मोर देन सफिशिएंट फॉर एवरीथिंग. वहाँ कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं पीड्स में, चाहे आप ऑप्शन गाइनी में बात करें तो बस क्लिनिक्स जाना है और कुछ नहीं. जो बोल रहे हैं 8 बंद करके लिखते रहो बस, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. ओके, मैथ्यू और बलूर में से कौन सी बेटर है? आई टेल यू. सी, मैंने मैथ्यू पढ़ी है एंड पर्सनली मैथ्यू इज अ वेरी गुड बुक. उसमें पिक्चर्स कम है मैं मानता हूँ. बलूर इज टू मच ऑफ एन इंफॉर्मेशन लोड. इट इज अ वेरी 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 गुड बुक रिटन. तो लाइक जो बलूर सर ने बोला मैं वही बोलता हूँ. बलूर सर he was taking practical exam, so he asked his student
ही इज अंडरग्रेड, कि वाइवा ले रहे थे वो, तो उन्होंने पूछा कि कौन सी बुक पढ़ते हो? सर हम तो बलूरी पढ़ते हैं सर, आपकी बुक ही पढ़ते हैं सर थ्योरी के लिए। ही सेड यू आर फूलिश, उस बुक में इतना कंटेंट मैंने लिखा है कि पीजीज के लिए भी दैट इज मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि आई जस्ट पिक्ड अप हैरिसन, और मुझे जो जो इंपॉर्टेंट रेलेवेंट लगता गया है मैंने उसमें से इंपॉर्टेंट आइडेंटिफाई डाला है, और जो मेरा अपना क्लिनिकल नॉलेज है वो मैंने डाला है। दैट बुक इज वेरी गुड। तो आपको अगर वो बुक पढ़नी है तो आपको वो बुक सिलेक्टेड पढ़नी पड़ेगी। इसका मतलब है कि मुझे ये चीजें यहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक डायबिटीज मेलिटस की कॉम्प्लिकेशन, हम सबको पता है माइक्रोवास्कुलर, मैक्रोवास्कुलर, अदर्स, अदर्स में डर्मेटोलॉजिकल एंड अदर्स। दैट इज हाउ यू क्लासिफाई एंड यू राइट एन आंसर डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन। दैट इज ब्यूटिफुली गिवन in half a page in Matthews. That is given in 2.5 pages in Balur, because he's explained every complication. So now, is it required? I say no, that is not required. तो अगर आप बलूर लेते हैं, जो क्लिनिकल बलूर, जो सॉरी जो थियोरेटिकल बलूर है, एग्जाम प्रिपरेटरी मैनुअल, उसमें यू हैव टू आइडेंटिफाई मोर। यहाँ ठीक है, यहाँ से पिक कर लो, यहाँ से पिक कर लेता हूँ। मैथ्यूज ने ऐसा किया नहीं है। इंडियन ऑथर, बहुत ही शांत ऑथर, जो रेलेवेंट है, बस जो इंपॉर्टेंट, बस उन्होंने वही लिखा है उस किताब में। उसके अलावा एक्स्ट्रा उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं है उस किताब में। वो बेस्ट किताब है इसलिए। तो मैंने आप याद रख लो, आप डेविडसन पढ़ लो, आप हैरिसन पढ़ लो, आप कुछ भी पढ़ लो, आप एट द एंड ऑफ एग्जाम आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपका नॉलेज कंसोलिडेट कर सके, ताकि आप एग्जाम में जाके लिख सको समथिंग दैट यू कैन रिवाइज बिफोर यू गो इनटू द एग्जाम। So that will not be possible by a big book, and that is why the role of Matthew and Ballour are very, very, very important. Remember, फैकल्टी पूछती कौन सी बुक पढ़नी है, डेविडसन। तुम कौन सी बुक पढ़ते हो, आपके ऊपर, आप क्या पढ़ते हो। इससे भी छोटी छोटी बुक्स भी आती हैं, लेकिन फायदा नहीं होगा उनको पढ़ने का। आई पर्सनली प्रेफर मैथ्यूज, तो मैं कहूंगा मैथ्यूज +1 फॉर मी, आई अफोर्ड फॉर मैथ्यूज। नहीं तो आप बलूर भी पढ़ सकते हैं, अगेन इट्स अ वेरी गुड बुक। लेकिन क्लिनिकल बलूर, इफ यू हैव नॉट टेकन एनी बुक सो फार, टुमारो डू फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, गो एंड बाय अर्चित बलूर। भगवान है वो किताब, इतनी बेहतरीन है वो किताब, इतनी बेहतरीन, बहुत अच्छी लिखी है वो किताब। फर्स्ट थिंग टुमारो प्लीज बाय क्लिनिकल इनसाइडर्स गाइड टू क्लिनिकल मेडिसिन बाय अर्चित बलूर। दैट इज अ मस्ट 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 बुक। वो आपको पास कराएगी, वो बेस्ट किताब है। एनी मोर डाउट बुक से रिलेटेड या स्ट्रैटेजी से रिलेटेड? ओके, मैं एक चीज और बोल देता हूँ कि अगेन यू कैन स्प्लिट, आप जैसे पढ़ते हैं आप अपना तरीका फॉलो कर सकते हैं ऑब्वियसली। उसके अलावा एक सजेशन है, अगर आप चाहें तो मैं बताता हूँ, ऐसा भी मणिपाल के बारे में, ठीक। दूसरा तरीका ये है कि आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो लाइक फॉर 8th टर्म आप पूरी मेडिसिन कवर करने की कोशिश करें, मेडिसिन के साथ आप पीज खत्म कर सकते हैं, 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम, ठीक है। तो मेडिसिन, मतलब मेडिसिन कहने का मतलब कि आप अभी मेडिसिन स्टार्ट करें, मेडिसिन के साथ आप पीड्स भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि दोनों के टॉपिक्स सिमिलर हैं, बहुत सारे टॉपिक्स सिमिलर हैं। इस क्लिनिकल बलूर को या क्लिनिकल बलूर जो है, द नेम आई विल शेयर द लिंक विद ऑल ऑफ यू। So see, the book Insider's Guide to Clinical Medicine by Archit Balur. It's a pure clinical book. तो इजीली अवेलेबल है, अभी सेकंड एडिशन भी आ गया है, तो हर जगह मिल जाएगा आपको। तो वो मैं कह रहा था कि अगर आपको, हाँ, अपना टाइम स्प्लिट करें, 8th टर्म मेडिसिन प्लस पीडियाट्रिक्स और सर्जरी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी साथ में करें, एंड द 9th टर्म आप फिर से बाकी जो बचे सब्जेक्ट्स हैं उनको साथ में करें। एडवांटेज इज कि फ्लो नहीं टूटता और चीजें लिंक होती रहती हैं। तो आई टेल यू हाउ टू रीड मेडिसिन, वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू ब्रेक एंड रीड मेडिसिन। आप कल स्टार्ट करें मेडिसिन, आज से 2 महीने बाद स्टार्ट करें मेडिसिन, एग्जाम से 1 हफ्ते पहले स्टार्ट करें मेडिसिन। फर्स्ट, सबसे पहले पेपर 1, पेपर 2 को पता होना चाहिए, मेजर्स एंड माइनर, मेजर यूनिट एंड माइनर यूनिट। मेजर यूनिट पेपर 1, I remember is GIT, में न्यूरो, CVS, SP। माइनर यूनिट एंडोक्राइन, हिमैट, रोमैट, नेफ्रो, और डरमैट, साइकाइट्री,
पॉइजन, पॉइजनिंग। नाउ इसका मतलब ये सिर्फ इंडिया में नहीं फॉलो होता, यूएस में भी फॉलो होता है। यूएस का टीचिंग सिस्टम यही है। वहाँ ये क्या करते हैं कि हमेशा एक मेजर और एक माइनर पढ़ते हैं साथ में। उनके कॉलेज में ऐसे पढ़ते हैं, एक मेजर एक माइनर। उसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जीआईटी सिस्टम उठाया है, तो आप सुबह जीआईटी पढ़ो, शाम को हिमैट पढ़ो, या फिर एक दिन जीआईटी पढ़ो एक दिन हिमैट पढ़ो। तो उससे क्या होगा कि आप बोर नहीं होते एंड चीजें जुड़ती भी रहती हैं। और एक बार में फ्लो ऑफ थॉट, एक बार में आपकी एक यूनिट या दो यूनिट साथ में खत्म हो रहे होते हैं, तो आपको सिलेबस का लोड कभी फील नहीं होता। तो ऑलवेज डू वन मेजर वन माइनर। मेजर को डिवाइड करने का सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेजर में आपको ऑल स्टैट्स मस्ट बी रेड, ऑल स्टैट्स। आपको एक भी स्टैट आप ऐसा नहीं सकता कि आप मिस कर सकते हैं, आपको पढ़नी ही पड़ेगा ऑल स्टैट्स। इसमें है कि आप सिर्फ मेजर स्टैट्स पढ़ें, जैसे पॉइजनिंग में इतने सारे टाइप की पॉइजनिंग हैं, आप सिर्फ मेजर पॉइजनिंग पढ़ सकते हैं, सिर्फ मेजर स्टैट्स पढ़ें। क्योंकि जो माइनर स्टैट्स हैं वो कुछ भी आ सकता है। बट अगेन यू हैव चॉइसेस व्हेन देयर इज अ शॉर्ट क्वेश्चन, जैसे रूमैट से इस बार आ गया था सिस्टमिक फिलोसिस, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन उसके अलावा यू हैव चॉइसेस, तो आप माइनर स्टैट्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, याद रखना साइकाइट्री से टोटल 5 टॉपिक पढ़ने हैं आपने, 5 टॉपिक ही रीड करने हैं। मतलब 5 आंसर आपको बनाने हैं। उन 5 आंसर्स में से कोई एग्जाम में आ गया तो लिख देना, नहीं आया तो कोई बात नहीं। अब यू हैव एन ऑप्शन टू अटेम्प्ट अदर क्वेश्चन। प्लीज एग्जाम होने में पढ़ना, साइकाइट्री या डरमैट खत्म करने की कोशिश मत करना। अगर खत्म करना है तो रेसिपी करो, न्यूरो करो, सीनस करो, सीजस करो। तो इस तरह से आप पढ़ें तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अगेन मेडिसिन के लिए प्लीज गो विद अप्रोच ऑफ वन मेजर वन माइनस। ठीक है, पीड साथ में करेंगे तो बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, विदिशा, I've already answered a question for Archit Balur, SRB और मणिपाल। सी, अगर आपको एक ऐसी किताब चाहिए, अगर आपके पास पहले, अगर आप मैरो यूजर है या नहीं, अगर आप मैरो यूजर हैं तो मणिपाल इज मोर देन इनफ फॉर यू। उसके अलावा जरूरत नहीं है, क्योंकि रोहन सर ने बहुत ही बेहतरीन बचत पढ़ाया। तो जरूरत ही नहीं है और किसी चीज की, मणिपाल इज सफिशिएंट, जो आपको आपके कॉन्सेप्ट्स को चैनलाइज कर देगी और एक स्ट्रिंग बिठा देगी। उस तरह की जरूरत नहीं है। इन केस यू आर नॉट अ मैरो यूजर, आप सिर्फ टेक्स्ट बुक रीडर हैं, तो फॉर ऑल, और जो बच्चे अभी पढ़ना शुरू करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी या नेक्स्ट 2 मंथ्स के बाद तक, यू शुड बाय एसआरबी। एसआरबी में अगेन बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। कुंडू, आई टेल यू, कुंडू इज अ वेरी गुड बुक। इट इज केस वाइज बुक। मतलब उस बुक में ऐसा है कि जैसे उन्होंने क्या किया है, उन्होंने चैप्टर वाइज केसेस दे दिए हैं कि अगर सीएलडी का पेशेंट आएगा तो उसमें ये क्वेश्चन होते हैं, दैट इज क्वेश्चन आंसर फॉर्म। ये क्वेश्चन होते हैं कि हाँ सीएलडी का पेशेंट आएगा तो उसमें ये साइंस देखने होते हैं, ये सिम्टम्स होते हैं उनके, ये उसके प्रेजेंटिंग फीचर्स होते हैं, ये उनका क्लिनिकल साइंस है, रीजन फॉर क्लिनिकल है, कुछ दिया हुआ है। स्टिल क्लिनिकल बलूर, अर्चित बलूर इज अनपैरेलल्ड। इट इज अ बुक दैट यू मस्ट 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 बाय। इट इज टू गुड। अर्चित बलूर जी की बात करें तो, कमिंग बैक टू सर्जरी, एसआरबी वर्सेस मणिपाल। तो इफ यू आर लाइक इफ यू आर अ टेक्को टेक्स्ट बुक रीडर बाय एसआरबी, उसमें आप सारे स्टैट टॉपिक्स टिक कर लें और सिर्फ वही पढ़ें। पर एडवांटेज ऑफ हैविंग एसआरबी, कि आपके साथ एसआरबी में रेलेवेंट एनाटॉमी दी हुई है और रेलेवेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ थिंग्स दिया हुआ है। तो अगर आप सिर्फ टेक्स्ट बुक रीडर हैं तो आपको वो चीजें बहुत अच्छे से जुड़ेंगी, बहुत अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट बनेंगी और वो बहुत अच्छे से रिलेट करेंगी। तो इफ यू डोंट हैव मैरो, यू कैन गो टू एसआरबी। इफ यू हैव मैरो, then use मणिपाल। Okay, we'll come to that. We'll come to that. अच्छा, ठीक है। I hope I've answered the question. अर्चित बलूर, मेडिसिन कहाँ से पढ़ना शुरू करें? ओके, तो इजी ट्रिक, एक एक करके आता हूँ मैं। ओके अनिरुद्ध, ठीक है। ओके, एसदास वर्सेस बेडसाइड सर्जरी। ठीक, आई टेल यू, सबसे बेस्ट है एसदास। मैं जानता हूँ वो बुक बहुत ही अजीब फॉन्ट में लिखी हुई है और बहुत ही डिसटेस्टफुल फॉन्ट में लिखी हुई है। अगेन लेकिन द बेस्ट पार्ट अबाउट दैट बुक इज कि आप उसकी हेडिंग्स पढ़ लेंगे ना तो आपको पता चल जाता है हाँ क्या 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 करना है। तो अगर आपको एक बुक खरीदनी है, स्पेशली अटेंडेंस भी होती है उसी बुक की बेसिस पे, तो एसदास इज दी बुक। कोई फर्क नहीं पड़ता आप उसका 6th एडिशन खरीद लो, आप उसका 14th एडिशन खरीद लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर साल सिर्फ उस बुक की 2 चीजें चेंज होती हैं, एक उसका प्राइस, दूसरा उसका कवर, और कुछ चेंज नहीं होता। एवरीथिंग इज सेम इन दैट बुक, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपके लिए। कार्तिक, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। ओके, मेडिसिन कहाँ से शुरू करनी चाहिए? आई टेल यू, अगर आपको कंफ्यूजन हो कभी भी, तो मेजर यूनिट्स में से सबसे आसान यूनिट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। आता हूँ मैं। तो मेडिसिन के लिए सबसे इजीएस्ट यूनिट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। स्टार्ट विद रेस्पिरेटरी सिस्टम। ज्यादा एनाटॉमी पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती रेस्पिरेटरी सिस्टम में, आप फटाफट से जाएंगे
तो आई थिंक द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टैट जो सबसे मोस्ट रिपीटेड एलएक्यू है ब्रोंकियल एस्मा है। ब्रोंकियल एस्मा, ब्रोंकिटिस, ये सब छोटे छोटे आसान आसान कॉन्सेप्ट्स हैं। सीओपीडी, ये सब बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। और उसके साथ में आप इसका क्लिनिकल पढ़ लें, आप या फिर क्लिनिक्स में पहले पढ़ लें इसको, तो आपका कंबाइन होके एक साथ खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको मेजर स्टार्ट करने हैं तो आई टेल यू रेस्पी इज द बेस्ट यूनिट टू स्टार्ट विथ फॉर मेजर्स। और ऐसी अगर आपको माइनर में कोई अगर यूनिट स्टार्ट करनी है तो आई टेल यू नेफ्रो इज द बेस्ट यूनिट। नेफ्रो भले एक माइनर यूनिट है, लेकिन इससे एलएक्यू डेफिनेटली आता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो पेपर 2 है उसमें नेफ्रो से एकेआई, सीकेडी, इनमें से कोई ना कोई एक चीज एलएक्यू डेफिनेटली आती ही आती है। तो हाईएस्ट यील्डिंग है और ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, ज्यादा आसान है। तो मैं कहूँगा कि आप रेसिपी से स्टार्ट करते हैं या फिर नेफ्रो से स्टार्ट करते हैं। और माय पर्सनल फेवरेट हिमैट इज आल्सो वेरी गुड। तो बहुत इजी है स्टार्ट करना, बट हिमैट इज वेरी वास्ट। रिमेंबर, आपको किसी भी टॉपिक को अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास उस टॉपिक के एंड में पढ़ने के बाद में एक आपके पास एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर पे आप स्क्रिबल कर लें कि आप क्या आंसर लिखेंगे अगर क्वेश्चन आता है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके माइंड में क्लियर हो हाउ टू फ्रेम एन आंसर। ठीक है, व्हाट इज इटियोलॉजी, व्हाट इज द पैथोजेनेसिस। ठीक। अनुरीत का क्वेश्चन है पीड्स के लिए घाई या स्नेहल। मैं अगेन आई टेल यू कि ठीक है, स्नेहल पटेल मैंने पढ़ी नहीं है पर्सनल किताब, तो मुझे ज्यादा पता नहीं है इसके बारे में। ओपी घाई इज एन एक्सीलेंट बुक, इट इज वेरी वेल रिटन। ठीक है, बस ये है कि वो थोड़ा गाइडेड फॉर्मेट है, क्योंकि वो आपकी जो लिखी हुई है वो बस एक लाइन में लिखी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं कि गाइडेड में आपको पता नहीं चलता इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या, नॉन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या, इसमें ऐसा नहीं है। यू विल गेट टू नो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट आर नॉट सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओपी घाई इज अ वेरी एक्सीलेंट बुक। आपको सिर्फ सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने हैं। आई टेल यू, पीटी एग्जाम में आपको 2 एलएक्यू लिखने होते हैं और 3 एसक्यू लिखने होते हैं, दैट्स इट। जैसे लाइक एनडी होता है, आपको 2 एलएक्यू और 3 एसक्यू लिखने होते हैं। 5 क्वेश्चन आपको करने हैं और उसमें भी एक क्वेश्चन आएगा न्यूनेटोलॉजी से, वो फिक्स है ऑलमोस्ट। तो इसका मतलब ये है कि यू हैव सो मच ऑफ टाइम कि आप अगर सिर्फ सिलेक्टेड टॉपिक ओपीआई से पढ़ोगे तो बहुत अच्छा है। एंड ओपीआई में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं जो आप सिलेक्टिवली पढ़ सकते हो। तो से फॉर एग्जाम्पल जैसे सीजर डिसऑर्डर्स हैं, सब कुछ सारे सीजर पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फेब्राइल सीजर इंपॉर्टेंट है, तो वो उन्होंने उतना ही दिया जितना एग्जाम ओरिएंटेड है। तो टेली ओपीआई इज अ वेरी गुड बुक, क्योंकि वो आपको पूरा पीड्स का एक बार नॉलेज देगा। क्योंकि आप पीड्स के प्रैक्टिकल बुक नहीं भी खरीद रहे हो, जरूरत नहीं है, डिपार्टमेंट से जो बुक मिलेगी वो अलॉन्ग विद ओपीआई सफिशिएंट। स्नेहल पाटिल आई हैव नॉट पर्सनली रेड, तो मैं बता नहीं सकता हूँ। अगर कोई और किसी ने पढ़ा होगा तो मैं बता सकता हूँ, उससे पूछ के लेट यू नो अनुरीत कैसी किताब है। बट ओपी घाई इज अ वेरी गुड बुक। होप आई हैव आंसर्ड ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। एनी मोर क्वेश्चंस बिफोर वी स्टार्ट विथ न्यूरो मेडिसिन? ओके ठीक है, विल स्टार्ट न्यूरो। कोई डाउट्स नहीं आ रहे हैं? विल स्टार्ट न्यूरो। Those who wish to stay can stay, those who wish to go can always go. To talk about neuro first, एग्जाम में सबसे पहला दिन होगा मेडिसिन का, सबको न्यूरो करनी है। सबसे पहले माय डिस्कशन इज नॉट अबाउट न्यूरोलॉजी, बट माय डिस्कशन इज मोर अबाउट स्ट्रोक। तो सी, आउट ऑफ 11 पीपल, लाइक एक बैच में 26 पीपल होते हैं, उनमें से 13 लोगों को 13-13 का सेट होता है। इन 13 में से 11 लोगों को न्यूरो मिलेगा और बाकी लोगों को कुछ अलग मिलेगा। उसमें से 9 पेशेंट्स विल गेट अ केस ऑफ स्ट्रोक। That is why my emphasis is on very much on stroke. So that is so important. So out of a batch of 26, 18 people will get stroke in some other form. That is why stroke is very important. We'll talk about stroke. Okay, वही basic rules हैं मेरी क्लास में। सबसे पहली चीज ये, you must be in a position of a clean clean pile of sheets. Please make your notes. I'll dictate you basic definitions. These are very standard definitions from very standard textbooks, bigger staff mostly. So please make a note of these. Keep them with you whenever you're going for clinics. So they'll just add on. कहीं भी आपको कोई important relevant नया point मिलता है, please add on. Okay. So we'll first talk about neuraxis. इतनी बार ये term पढ़ा है, और अगर आपको इससे पहले आपने एक बार भी कभी न्यूरो में नहीं पढ़ा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। Start with the basics.
So anybody who can give me an idea of what is neuraxis or what are the components of a neuraxis? So what are the things that are included? You can chat in the, you can type it in the chat box as well. What does neuraxis consist of? What are the things that a neuraxis consists of? Okay, brain, spinal cord. Right, right, right. Okay, please draw with me when I say what is neuraxis. Yes. सबसे पहली चीज अगर हम बात करते हैं neuraxis की, तो it start with cerebral cortex. तो याद करो, अगर आप याद करोगे जो ट्रैक्ट है आपके पास में कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, उसको एक तैयार करो दिमाग में तो आपको समझ में आएगा. समथिंग लाइक दिस इज द कॉर्टेक्स. So you have the cerebral cortex. So here in the cortex, you have giant pyramidal cells of Betz. I'll write it down. These are called giant pyramidal cells of Betz. So these are giant pyramidal cells of Betz, जिनसे आपके न्यूरॉन्स निकले हैं. ये न्यूक्लिया है giant pyramidal cells of Betz. तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर हम बात करें सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर में, तो सिर्फ इतना पार्ट है सेरेब्रल कॉर्टेक्स. यानी ये दिस डायरेक्ट सेरेब्रल कॉर्टेक्स, बट दिस इज द ग्रे मैटर ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स. दिस इज कॉल्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स. सेरेब्रल कॉर्टेक्स के ठीक नीचे जो है, दैट इज कॉल्ड सब कॉर्टिकल ग्रे मैटर. रिमेंबर, सब कॉर्टिकल ग्रे मैटर के नीचे जो है योर एक्सिस में, फर्स्ट थिंग्स सेरेब्रल कॉर्टेक्स से नीचे है तो आपके पास में आएगा, यहाँ पे बहुत सारा ग्रे मैटर है, दैट इज कॉल्ड सब कॉर्टिकल ग्रे मैटर. नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव समथिंग कॉल्ड सब कॉर्टिकल एज वेल व्हाइट मैटर. सब कॉर्टिकल ग्रे मैटर एंड सब कॉर्टिकल व्हाइट मैटर. ऐसे ग्रे मैटर में क्या होगा आपके पास में, आपने बहुत सारे न्यूक्लियस सुना होंगे, जैसे कि कॉर्डेट न्यूक्लियस होते हैं. बेस आपको पूरा बेसल गैंग्लिया जो है दैट इज ग्रे मैटर. जब आप बात करते हैं सब कॉर्टिकल व्हाइट मैटर की, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास में इंटरनल कैप्सूल. इंटरनल कैप्सूल, तो अभी तो हमने बात की, सबसे पहली चीज हमारे पास जो शुरुआत हुई थी वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से हुई थी. दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, जस्ट अ फ्लो ऑफ इट. जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो कैसे हो रहा है. सबसे पहले सेरेब्रल कॉर्टेक्स. इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अलावा ये जितना भी पार्ट है दैट इज सब कॉर्टिकल ग्रे मैटर. ये जो फाइबर्स हैं, जो व्हाइट फाइबर्स आ रहे हैं आपके पास, ये सेरेब्रल व्हाइट मैटर. वी टॉक्ड अबाउट द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सब कॉर्टिकल ग्रे मैटर एंड सब कॉर्टिकल व्हाइट मैटर. इसके बाद आपको जाता है थैलेमस के पास. थैलेमस, स्टेप बाय स्टेप विल गो. सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सब कॉर्टिकल ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर. नेक्स्ट इज थैलेमस. थैलेमस पे जाती है चीजें ब्रेन स्टेम में, एंड वी ऑल नो दैट ब्रेन स्टेम इज गॉट फॉलोइंग पार्ट. So brainstem में you have pons, you have medulla, sorry, you have midbrain, pons and medulla. यहाँ पीछे आपके पास में एक cerebellum होता है. ये brainstem followed by you'll have spinal cord. So it is the brainstem that continues as a spinal cord after the foramen magnum. Sorry. It is the brainstem that continues as the spinal cord after the foramen magnum. So remember, till the level of the spinal cord. बस अभी हम स्पाइनल कॉर्ड जैसी जब हम स्पाइनल कॉर्ड खोल के देखेंगे तो बताएंगे स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है. दिस इज कॉल्ड यूएमएन, अपर मोटर न्यूरॉन. रिमेंबर, दिस इज कॉल्ड अपर मोटर न्यूरॉन. टॉकिंग अबाउट द cerebral cortex, subcortical gray matter and subcortical white matter, which is followed by a thalamus, followed by a brainstem, and followed by spinal cord. Remember, stroke is a disease of the upper motor neuron. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि स्ट्रोक लोकलाइज करना है, तो आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि स्ट्रोक की एनाटॉमी कहाँ है.
Has the stroke involved the cerebral cortex? Has it involved the subcortical gray matter or the subcortical white matter or the thalamus or the brainstem? Sometimes, rarely the spinal cord. Even spinal cord is not included sometimes. लेकिन spinal cord को आप include कर सकते हैं. This is still the level which is included in stroke. तो यही है. So therefore, stroke is always an upper motor neuron lesion. Remember that. Okay. Let us look at the spinal cord for once. So once we talk about the spinal cord, the spinal cord if you look at the spinal cord, see, spinal cord has got a sensory sensory component and a motor component. It's just focusing on the motor component. Somewhere here is an anterior horn cell. Obviously, it's a neuron. It's got its axon, and that will go and supply somewhere. And the corticospinal tracts which are coming will terminate over here. So till here, obviously, it's all going in the spinal cord only. Till this level of the spinal cord, it is an upper motor neuron, but an anterior horn cell. Anterior horn cell. Anterior horn cell marks the beginning of LMN, a lower motor neuron, and it will end till the level of a muscle. Till the level of a muscle. So it starts from the anterior horn cell and ends till the level of the muscle. Talk about this in detail, but this is what you must know about the upper motor neuron. I'll talk about the lower motor neuron. Okay, so what we have talked so far is that अगर हम बात करते हैं upper motor neuron की, it starts in the cerebral cortex, then goes to the subcortical gray matter and white matter, followed by thalamus, brainstem, spinal cord. Now a lower motor neuron will start from anterior horn cell. So after the anterior horn cell, it will go into the nerve root. That is called nerve root, also called as radicle. Radicle. Radicles will form a plexus of nerves that is next called as plexus. So once, like, remember the brachial plexus, the lumbar plexus, जितने भी आपके पास रूट से बाहर चीजें निकलती हैं वो प्लेक्सस बनाती हैं पहले, and then they'll give nerves, nerve fibers. And then we'll have nerve fibers, also known as the peripheral nerves जिन्हें हम बोलते हैं. Peripheral nerve, which are a component of the PNS. So ठीक है, nerve fibers that will go to the peripheral nerve will end at a neuromuscular junction. The next thing that comes in your mind should be a neuromuscular junction. Neuromuscular junction. And lastly, end at a muscle. So this is how an upper motor neuron and a lower motor neuron is divided. Very, 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 very important. This is the pioneer, or this is the cornerstone for understanding all neurological diseases, be it any. First things first, you must know what is an upper motor neuron, what is a lower motor neuron. So we have talked about the motor neuraxis, to be very specific. This is the motor neuraxis. Hence we'll talk about some the other, but abhi we'll just focus on what is the motor neuraxis. तो मोटर न्यूरॉक्सिस में हमने बात की ह्यूमन की. सबसे पहले नर्व फाइबर्स विल स्टार्ट फ्रॉम द सेरेब्रल कॉर्टेक्स. फ्रॉम द सेरेब्रल कॉर्टेक्स will go down to the subcortical gray matter and the white matter to the thalamus. From the thalamus will go to the brainstem, that is midbrain, pons and medulla. We know in the caudal medulla the fibers will decussate, that is they go to the opposite side. So my right hand is controlled by the corticospinal tract, which are originating from my my left hand is controlled from the fibers which originate from the right cerebral cortex. So these fibers will decussate at the medulla, at the caudal medulla, and then they'll go to the spinal cord.
these various spinal segments. So, for example, if my hand is to be controlled, they'll go to the nerve roots of C3, C4, C5, C6, C7. They'll reach, C6, C5, C6, C7, C8, and T1. They go to the brachial plexus. From the brachial plexus, from there they'll have their anterior horn cell. From the anterior horn cell, it'll form a nerve root. Nerve root will form a plexus, that is a brachial plexus. The plexus will form different nerves, which are the median nerve, the ulnar nerve, and the radial nerve. These nerves will go and supply to the various muscles. Before terminating, they'll form a neuromuscular junction. And after the neuromuscular junction, they'll go and after that, they'll go to the muscle. So it ends onto a muscle. Anterior horn cell is included in the lower motor neuron. Any questions so far on the motor neuron axis? Right. Gurmukh, right. Well answered. And Aman also right. Okay, I'll repeat it once again. See, we're talking about the upper motor neuron. It will start from the cerebral cortex. Cerebral cortex, subcortical gray matter and white matter. That will go to the thalamus. From the thalamus, it will go to the midbrain, pons, and medulla. At the caudal medulla, that is the lower end of medulla. The corticospinal tracts will cross and go and control the opposite side of the body. So if I have a stroke here, there will be weakness on the opposite side of the body. That is for sure. So that is, so fibers have crossed, they'll go and reach the spinal cord segment. Once they reach the spinal cord, from there they'll terminate on the anterior horn cell. The anterior horn cell will give rise to a neuron that enters into a nerve root, then into a plexus. The plexus will be followed by a peripheral nerve in the form of an ulnar nerve, median nerve, or radial nerve. Same goes for the lower limb as the femoral nerve, the optic nerve, counterperoneal nerve, the sciatic nerve. So after the peripheral nerve, it will go to a neuromuscular junction, and from the neuromuscular junction, it will go to a muscle. I hope I've cleared it. Should I repeat it again? Any doubts so far? This is the basics for understanding. If anyone has not got it, we'll repeat it again. Okay. So what happens कि जब मेडुला होता है ना, मेडुला के अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेडुला में ऐसा होता है कि मेडुला अगर आपका ऐसा है तो जो नर्व फाइबर्स आ रहे हैं, मोटर फाइबर्स, वो ऐसे क्रॉस कर जाते हैं. तो अगर मेडुला मतलब ब्रेन स्टेम से ऊपर अगर लीजन है, यहाँ कहीं लीजन है, तो ऑपोजिट साइड का वीकनेस होता है. लेकिन अगर इसके नीचे क्रॉस करने के बाद अगर लीजन हुआ तो सेम साइड का लीजन होगा. तो दिस इज बेसिक फिजियोलॉजी कि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स कहाँ क्रॉस ओवर करते हैं. तो इन द कॉर्डल मेडुला, मतलब लोअर एंड ऑफ मेडुला, कॉर्डल मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड, द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स विल डिकसेट. अंशु क्लियर हुआ क्या? Okay. Anything else that you, anybody who wants me to repeat the motor neuron axis? But हम basic definitions कर लेते हैं अभी. And from next class onwards, we'll start with causes of stroke. Then we'll talk about the pathophysiology and the pathoanatomy of stroke. Then we'll talk about the clinical features, a bit of localization of stroke. Then we'll talk about the investigation and management and treatment of stroke. So we'll try to complete stroke in one class, one go. What I'll tell you is a mix of some part of Marrow, majority of Matthews, some part of Harrison, and some part of Davidson. Just make a combined note of it. At the end of it, you'll have very good notes to refer back, and you can easily cover all stroke at once. Abhi we are clear with the motor neuraxis. We'll again come back to neuraxis again once we talk about localization of stroke. Okay. So far there's no doubt that has been asked. If there is a doubt, you can always text me, or you can always text it, or you can always leave it. You can ping me up for that. That is not a problem. We'll first start with stroke now. ठीक है, तो पहले हम बताते हैं मेरी जो बेसिक डेफिनेशन है स्ट्रोक की. पहले आज हम बस वही कवर करते हैं, वो याद करना जरूरी है, वो समझना भी बहुत जरूरी है. Now remember, stroke is more of a vascular event or a disease of the vascular system than of a neurological system.
See, stroke का cause is vascular. Okay. Okay, we'll start with stroke first. We'll write some definitions of stroke. So first, write the definition of stroke. What is stroke? Again, very, very favorite question, especially of examiners. So what is stroke? So make a note of it. Abrupt onset. So it is an abrupt onset focal neurological deficit. Abrupt onset, it need not be focal, so you can write abrupt onset neurological deficit. So it is an abrupt onset neurological deficit attributable. I'll write the definition for you. It is an abrupt onset neurological deficit attributable to a focal vascular cause. Very, very, very important, this definition. Every word of it is very important. I'll tell you how. See, stroke can never be insidious. It will always be abrupt. There is something that has caused a stroke. So it will be within seconds to minutes, maybe 2 hours. That's it. That is what is called that is the onset of a stroke. When talk about stroke, it has to have some neurological deficit in the form of, see, it can be a motor deficit, it can be a sensory deficit, it can be a cranial nerve dysfunction, it can be an autonomic dysregulation, it can be a behavioral So if there is anything that is having that has an abrupt onset, न्यूरोलॉजिकली देयर इज सम डेफिसिट, मोटर डेफिसिट, मतलब कि जैसे हाथ में वीकनेस हो गई तो अगर वो अपना मसल मूव नहीं कर पा रहा, दैट इज मोटर डेफिसिट. सेंसरी, either I'm not able to feel anything or I'm able to feel something very extraordinary. For example, there is burning sensation, there is a pin pricking sensation, there is tickling sensation. There is sensory deficit, cranial dysfunction. I have weakness of my eyes. My eyes, I am not able to close my eyes. I'm not able to open my eyes. That is cranial dysfunction. Autonomic dysfunction. Say there is stool incontinence, there is bladder incontinence, that is autonomic dysfunction. Behavioral dysfunction, maybe delirious behavior, maybe a delirious behavior or an abnormally violent behavior, hallucinating behavior. So any of these can be a manifestation of a stroke, and this is because of a focal vascular cause. By, see, vascular because of blood vessels is involved, but by a focal vascular cause. See, if there is one single vessel involved, or if you can point a vessel, then that is a treatable condition. If there is a generalized condition, if all the vessels in the brain are involved, then that cannot be stroke, but that is an underlying disease of the blood vessel, and there is something else that is causing the stroke. So you need to identify which particular vessel is involved, and that is why we say in localization of stroke, you identify the territory. In localization of stroke, you identify which vessel territory is involved. Which vessel territory is involved. So this definition becomes very, very, very important. Please make a note of this. What is the definition of a stroke when you're talking about? So it is an abrupt onset neurological deficit which is attributable to a focal vascular cause. Clear? The next term that we'll have is, there are few terms that we'll discuss more before we call it a day. The next term that we have is stroke in evolution. Stroke in evolution. Something called as TIA, something RIND. Okay. What happens in stroke in evolution? See. Now, for example,
we know that there is some abrupt onset neurological deficit due to a focal vascular cause in a person. If that weakness or if that deficit worsens over time, it is called stroke in ovulation. That means कि मान लो, for example, एक patient को stroke हुआ and is not able to move his right side of the body. तब हमने उसको एग्जामिन किया, उसका पावर था grade 3, ठीक है, वीकनेस थी बॉडी में. द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई अगेन एग्जामिन हिम, मुझे मिला उसका पावर 2. उसके बाद में उसका पावर मिला 1. दैट मीन्स कि दिस स्ट्रोक, so whatever was the deficit onset, now the deficit is increasing. This is called stroke in evolution. That means the stroke has not stopped yet. It has started abruptly, but it is continuing over hours and it has not reached its peak. This is called stroke in evolution. Please make a note of this. There are various reasons for stroke in evolution. The first thing, the commonest thing that you can think of is कि इश्चीमिया था या इन्फाक्शन, जो भी था, हम कल बात करेंगे उसकी, जो भी था इश्चीमिया इन्फाक्शन, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है. That means more area of the brain will have been involved. So if there is more area involvement, more area is involved. Second reason is there may be hemorrhage in the area, or you can write it as secondary hemorrhage in the area. And the third reason is cerebral edema. एक बार we'll talk about the pathophysiology. This will become more clear. अभी के लिए just remember these 3 reasons. So please make a note of this reason. We'll come back to these 3. So what is stroke in evolution? अगर हम बात कर रहे हैं, so a stroke in evolution is said to be a stroke in which the deficit at onset was submaximal and it progresses to worsen. The reasons can be, there can be more area of the brain tissue that is involved. There can be a secondary hemorrhage in the area or in the brain, and there can be cerebral edema. So these will lead to worsening of the stroke. So far we know that. This is called stroke in evolution. So far we talked about 2 definitions. One is of stroke, the other is stroke in evolution. Any doubts so far? Okay, fine. Now we go to another 2 terms. First, I'll explain you the meaning of these 2 terms. Anybody who knows what is TIA and what is RIND? TIA and RIND. Sorry. Right. Absolutely right. Vidisha, Anirudhan, Sanchu. TIA is transient ischemic attack. Anybody who knows what is RIND? Let people type. I'll write it. Paucity of time. Okay. It is called reversible ischemic damage. Ischemic neurological damage. Ischemic neurological damage. Okay. What? Please make a note of this. What is the definition of a TIA? What is the definition of an RIND? The definition of a TIA is abrupt onset focal neurological deficit which recovers itself. Again, abrupt onset focal neurological deficit which recovers itself within 24 hours. Abrupt onset focal neurological deficit which recovers itself within 24 hours, usually within 1 hour. The upper limit is 24 hours, लेकिन देखा गया कि कोई भी TIA हो वो 1 hour के अंदर अंदर अपने आप ठीक हो जाता है. मोस्टली 24 hours में सबसाइड हो ही जाते हैं. तो
abrupt onset focal neurological deficit, which recovers within 24 hours, usually within 1 hour, with, please make a mention of this, with no features of infarction on brain imaging. I'll repeat the entire definition for you once. This is abrupt onset focal neurological deficit, usually recovers within 24 hours, usually within 1 hour, with no signs of infarction on brain imaging. So it is completely reversible. There will be no infarction. That is how you differentiate between a TIA and a stroke. So if the patient has got an infarct, which is seen on an MRI, which is seen on CT, you know that this patient will definitely has undergone stroke. If there is no infarction, you know this is TIA. But it has to recover within 24 hours of onset. The definition of RIND is, it is an abrupt onset focal neurological deficit which recovers completely within 7 days of onset. Please make a note of this. Within 7 days of onset. So anything that is less than 24 hours and recovers is TIA. Anything that is more than 24 hours but less than 7 days completely recovers, that is RIND. Is this concept clear? Please. Anybody who's got a doubt, we'll repeat it for them. These are very basic terminology. Everyone must be aware about these terms. TIA in pathoanatomy. Please make a note of this. This is very important. Sometimes you get a short note on what is TIA. You'll write the definition and then whatever I'll tell you in pathoanatomy about TIA, that you need to mention. That is what you need to mention. Last thing that we'll know today is what is ischemia and what is infarction. Ischemia and infarction. Okay. See, what happens whenever there is a stroke, there will be a central dark area and an outer light area. The darker area and outer lighter area. So whatever this dark area is called infarct. And this is called ischemic area. But they have got their own definitions. Obviously, I will tell you about that. अभी क्या होता है कि जब भी स्ट्रोक हुआ ना, स्ट्रोक में किसी भी कारण ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी आपके ब्रेन टिश्यू को. दैट मीन्स कि जो ब्लड सप्लाई दैट इज कट ऑफ, तो ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी. अगर ब्लड सप्लाई थोड़ी कम हो जाएगी, यू हैव इश्चेमिक एरिया. अगर ब्लड सप्लाई बंद हो जाए या बहुत कम हो जाए, देन यू हैव इन्फार्क्ट. इन सब की अपनी अपनी कट ऑफ वैल्यूज हैं. सो normally the blood flow will be more than 25 ml blood per 100 gram of brain tissue per minute. Please make a note of this. This is the normal blood flow in a brain. The normal blood flow in a brain is more than 25 ml per 100 gram per minute. Now, if this blood flow starts to fall down by less than this, first ischemia will set in. So ischemia will be if the blood flow is between 10 to 25 ml per 100 gram per minute. And if the blood flow is less than 10, it will lead to infarction. हाँ बोलो. Brain, 100 gram of brain tissue. We're talking about 100 gram of brain tissue.
100 grams of brain tissue. Talking about 100 grams of brain tissue. So in the brain, each so 100 gram of brain tissue will get a blood flow of about 25 ml per 100 gram of brain tissue per minute. If the blood flow is less than that, then you talk about ischemia and infarction. First thing first. Now, how are they biochemically different? So see, in ischemia and infarction there is one thing. Both have undergone an ischemic stress. अगर हम pathology terms की बात करें, दोनों का blood supply compromised है. Now what happens? In infarction, necrosis is present. Necrosis is present. Here necrosis is absent. इश्चीमा में भी नेक्रोसिस हुआ नहीं है, बस वो एरिया इश्चमिक हुआ है. नेक्रोसिस इज अ सीक्वल. एट द एंड ऑफ इट देयर विल बी नेक्रोसिस अगर if the blood supply goes less than 10. So necrosis is not set in. So what has set in? That means if there is no necrosis, then why is this tissue not working? This is because this tissue has become metabolically inactive. क्योंकि इनके पास मेटाबोलाइट्स ही नहीं है. That means कि आपने बोला ये ऐसी बात है कि ब्लड वेसल थी, उसमें से ब्लड फ्लो हो रहा था, तो न्यूट्रिएंट्स जा रहे थे और टिश्यू को सप्लाई कर रहे थे. आपने पहले थोड़े आपने कट ऑफ कर दी जो बाहर से सप्लाई आ रही थी, तो अभी इट इज लाइक यू नॉट गिविंग देम फूड, दे स्टार्ट टू स्टार्व. इन दिस टाइम दे विल स्टार्ट टू बी मेटाबॉलिकली इनएक्टिव. सो देयर इज नो कंडक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस थ्रू दिस न्यूरॉन्स, क्योंकि वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है, तो वो अपना काम नहीं कर रहा है इसलिए. बट दैट डजंट मीन दे आर डेड. That means ischemic areas can be salvageable. This is the terminology that they use. This is salvageable tissue. So अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है, आप उसका MRI कर रहे हैं, MRI में you find an infarcted area and an ischemic area. जो infarcted है आप उसके कुछ नहीं कर सकते. This is the problem with neurology. What is once damaged will be damaged. You cannot change that. So if there is necrosis that has already set in, you cannot do anything for that. So for example, if there is a necrosis of the Broca's area, the Broca's area is gone. You cannot do anything for the patient. So that is what is the problem with infarction. But ischemia में you look at कितना ischemic area. If you find कि बहुत सारा ischemic area है, then doing anything will help the patient. लेकिन if there is only and only infarction का area, there is not much of an ischemic area, then you cannot help the patient much. This is very, very, very important, critical in understanding what is an ischemia and what is an infarction. So remember, there are two main important differences in an ischemic area: the blood supply. The necrosis is not yet set in; it is just metabolically inactive tissue, and it is a salvageable tissue. Now, there is a famous question that they ask: how do you differentiate between ischemia and infarction on an MRI? Have you seen shadows? So what happens whenever shadows are made for any object? First, there is a dark shadow. The darkest shadow for an object will surround it, followed by there'll be lighter shadows. This darkest shadow which is there in the classes of optics, is called umbra. And anything that surrounds something is called penumbra. So if it appears to be on an MRI, if it appears to be very dark in color, then you call it as umbra, and that is infarction. If it is penumbra, you call it ischemia. That is how you differentiate on an MRI what is an ischemic area and what is an infarcted area. So basic terminologies we have discussed so far. Any doubts so far before we close this session? First things first, tomorrow get your own Archit Balur, clinical medicine. That is very, very, very important. Even in that, they've given it beautifully what is an ischemia, what is an infarction. So if you want to read this from some good book, you can go back to Matthews and read from there, or you can read these definitions very well given in Archit Balur, the clinical one. They've given it as discussion on stroke. So there they've given it.
Any doubt so far? Anybody? I'll give you another couple of minutes. If anybody has got a doubt, or we'll finish the class then. So far what we've talked about, we first discussed what is the definition of a stroke. We talked about what is stroke in evolution. We've talked about what is TIA. We've talked about what is RIND, and then we've talked about how to what is ischemia, what is infarction, how there's a difference between ischemia and infarction. This is so far that we've known about the stroke per se. We talked about neuraxis, which is very important. Make a sketch of the neuraxis yourself. Keep it with yourself. Make it handy. Stick it in your room, wherever you like. And just be very well versed with this neuraxis. The next time I'll tell you the features of each of these steps in neuraxis so that you can identify the patient has got a disease. For example, what will happen? कि patient आएगा आपको बोलेगा weakness है. फिर weakness के बाद में you have to सबसे पहले have to differentiate कि जो weakness है वो element type है या फिर UMN type है. So you know कि what you are dealing with a UMN lesion and LMN lesion. After that you'll then look for UMN है तो UMN में कहाँ fit हो रहा है, LMN है तो कहाँ fit हो रहा है. Your purpose of clinical history taking and examination in neurology is to give a 4-tier diagnosis. That is it. We'll talk about 4-tier diagnosis also later. Sorry. Any doubts so far? I have not received any. So we'll call it a day. Thank you everyone for your peaceful listening. Hope there was some benefit of this class. We'll continue. I'll tell you the next data. I'll post you when we'll have the next class. Thank you. Thank you, Sudhanshu.